नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सूत्रधार पर। मेरे साथ आप सुन रहे हैं कांता भारती द्वारा लिखित उपन्यास रेत की मछली। आज आप सुनेंगे रेत की मछली का 13वां भाग। आइए आरंभ करते हैं। बाहर टैक्सी रुकने की आवाज से अचानक मैं कुमुद की उस छोटी सी दुनिया में लौट आई हूँ। झप झप करके टैक्सी के दरवाजे बंद होते हैं और खुली हंसी की दो आवाजें सुनाई देती हैं। मैं चौंक जाती हूँ। इतनी ज्यादा रात हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। जाते वक्त तो कह गई थी कि कोई 12-12:30 बजे लौट आएगी वापस, लेकिन समय कितनी जल्दी बीत गया। कितने बरसों का इतिहास आंखों के सामने से गुजरता चला गया। कमरे में कागजों के जलने की गंध भरी हुई थी। कुमुद एकदम अंदर नहीं आई। कुछ क्षणों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया था, जैसे सब कुछ स्तब्ध हो गया हो। उस स्तब्धता में मैं डूब गई। एक जगह वह स्तब्धता कहीं मेरी अपनी स्मृति भी बन गई, लेकिन वह चुभी भी। उस छोटी सी स्तब्धता के बीच मैंने सोचा वहां कुमुद होगी और उसकी छोटी सी दुनिया का कोई एक खुशी से फूला हुआ साथी होगा। बिल्कुल ठीक ऐसी ही एक दुनिया यहाँ से बहुत दूर कई बरस पहले बंबई के इस छोटे से कमरे में भी छूट गई थी, जिसमें मेरे और तोरू के लिए जगह नहीं थी। बाहर अंधेरे में हल्के स्वरों में कुछ कहा गया। इस बार टैक्सी का एक ही दरवाजा बंद हुआ और टैक्सी चली गई। थोड़े से अंतराल के बाद अपने आप गुनगुनाती हुई कुमुद अपना बैग झुलाती हुई अंदर आई और ठिठक गई। अजीब तरह से नाक चढ़ाकर उसने कहा, क्या जला रही हो कुंतल? सारे कमरे में गंध भरी है। उत्तर क्या देती? मन बिल्कुल स्वस्थ नहीं था। मुझे पता नहीं चला था, लेकिन हो सकता है उन कागजों के जलने से अप्रिय गंध पैदा हुई हो। एक मरा हुआ इतिहास जलने से सुगंध तो उठेगी नहीं। कुमुद मनस्थिति समझ गई थी, इसलिए उसने अधिक सवाल नहीं किए। कपड़े बदले हुए उसने इतना जरूर कहा, तुमने अच्छा ही किया कुंतल कि सब कुछ जला दिया। जलाने के बाद तुम अपने प्रति भावुकता छोड़ सकोगी। लेकिन अब एक बात बताओ कुंतल, जिस दुनिया को छोड़ आई हो, उससे अब तक ऐसा लगाव क्यों बना रखा है? उत्तर मैंने इस बात का भी नहीं दिया। कुमुद समझ गई कि मेरा मन कहीं गहरे से आंदोलित है। बात बदलकर उसने कहा, खाना तुमने खा लिया क्या? खा लिया, मैंने कहा। पगली, मुझे पता है तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। चलो खाओ। फुल बगिया की उस दुनिया के व्यंजन नहीं थे। डबल रोटी, अंडे और कुछ जैम। अपनी दुनिया से बहुत दूर एक जो दूसरी जिंदगी शुरू हो रही थी, उसका यह पहला प्रसाद था। रात काफी हो आई थी। बहुत गहरे सन्नाटे में बहुत दूर कहीं एक अकेला कुत्ता चौंक कर भौंकने लगता था। जलाए हुए कागजों के साथ मेरी नींद भी जैसे जल गई थी। कुमुद ने अंधेरे में भी खुली हुई मेरी आंखों को जिस तरह अपनी उंगलियों से बंद किया, उस स्पर्श से मैं आविष्ट हो आई। अंधेरे में ही धीरे से बोली, सुनो कुंतल, मैं चाहती तो नहीं थी कि तुम्हें बताऊं, पर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तो शायद तुम्हारा मन परिस्थिति के प्रति ज्यादा तटस्थ हो सकेगा। तुम्हारा मोह भी शायद कम हो। निरुत्तर होकर भी मेरी उत्सुकता उसने पहचान ली और धीरे से बोली, कुंतल, तुम्हें बताऊं, मदन अभी बंबई से लौटा है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे डाइवोर्स को लेकर काफी बड़े दायरे में शोभन ने ऐसी वैसी बातें फैलाई हैं। मदन मेरे एक सीनियर कलीग हैं। उन्होंने ही बताया। ये श्रीमान आनंद कौन है कुंतल? शोभ की एक लहर सी सारे बदन में उभरी और फिर अचानक मुझे हंसी आने लगी। इतने अधिक कमजोर पैरों पर शोभन अपना झूठ खड़ा कर सकेंगे, यह मैंने सोचा भी नहीं था। कुमुद ने शायद सही अनुमान लगाया था कि उस प्रसंग के आने पर मैं हल्की हो जाऊंगी। मुझे हंसती देखकर कुमुद बेहद खुश हुई। ये आनंद था कौन, बताती क्यों नहीं? क्या हुआ था? अफवाह तो बहुत गर्म थी। कोई काफी मसालेदार कहानी लगती है। कहानी विशेष थी ही क्या, जो कुछ था वो मैंने बता दिया। सुनकर वो खुद भी हंसने लगी। मुझे और अधिक सहज करने के लिए उसने छेड़ा भी, और भी कुछ होगा, मुझे बता नहीं रही है। अच्छा, उसकी चिट्ठियां तो आती होंगी, वह तो नहीं जला देती? उस छेड़ और हंसी में मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह नींद बड़ी जल्दी टूट गई थी। कुमुद सोते सोते भी मुस्कुरा रही थी। खिड़की पर पड़े हुए मोटे पर्दे से धूप की पीली किरणें हल्की हल्की खेल रही थीं। अवसाद के कारण शरीर में टूटन सी भरी हुई थी। फिर भी मैंने सोचा कि उठ जाना ही बेहतर होगा। अंगीठी ठंडी हो गई थी, लेकिन उसकी राख में जले हुए कागजों पर अक्षर अभी तक उभरे हुए थे। सब कुछ जल जाने के बाद भी कुछ है जो जीवित रहता है। काश वह सब भी जल जाता। शायद सब जल जाता है, लेकिन काफी रुक रुक कर, अटक अटक कर, एकदम नहीं जलता भक से। मीनल का पत्र आने के बाद जो तनाव पैदा हुआ था, उसे अब मैं स्वयं ही तोड़ने को तैयार हो गई। ठीक है, यही सही। यदि घर में जगह नहीं तो वह घर मेरा भी नहीं। ऐसे तो यह तनाव बढ़ता ही जाएगा। खींची जाने वाली रस्सी से बंधे रहकर घसीटते जाने से अच्छा है रस्सी काट कर अपने को मुक्त कर लो। मैंने निश्चय कर लिया।
पत्र को फाड़ देने का मन था, लेकिन उसे बाकायदा तह करके अलमारी में रख दिया। बस अब शुरू हुई नई कहानी। मन को बांध लो कुंतल, इस रास्ते पर इससे आगे नहीं जाना है। पहली बार घर की याद आई। वह घर नहीं जो अजनबी दुनिया में है, अपना और पिता का घर। लगता है मेरी रेतीली दुनिया से वे भी घबरा गए थे। वे इलाहाबाद छोड़कर दिल्ली के करीब जा बसे थे। वही घर याद आया। अंध गली की आस छोड़ती ही जैसे दूसरा रास्ता अपने आप खुलने लगा। ठीक है, मैंने सोचा माँ के पास चली जाऊंगी। यहाँ की रेतीली दुनिया से कुछ तो चैन मिलेगा। जाऊंगी और कल ही जाऊंगी। तैयारियां शुरू हो गईं। कपड़े सहेजे जाने लगे, लेकिन वह कल इतनी आसानी से नहीं आ पा रहा था। मीनल का खत आया था, शोभन का नहीं। हो सकता है शोभन का खत भी आए और वह दूसरी तरह का हो। शायद आ जाए, पर फिर कल आ जाए। और अचानक एक शाम वह सारी रेत फिर उड़ गई। जाने कहाँ चली गई। शोभन का पत्र आया एक्सप्रेस। तुम चली आओ। पत्र में विशेष गरमाई नहीं थी, लेकिन एक बार फिर मैंने आंखें मूंद ली। वही तैयारियां जो माँ के यहाँ जाने के लिए अनमने ढंग से कर रही थी, सहसा उत्साहपूर्ण तैयारियों में बदल गईं। बंबई शहर कुंतल के लिए नया नहीं था, लेकिन अचानक वह काफी नया लगने लगा था। तोरू सफर भर परेशान होती आ रही थी, लेकिन स्टेशन पर उतरते ही उसमें भी ना जाने कहाँ का उत्साह आ गया था। एक ऊंची इमारत के आगे टैक्सी रुकी। टैक्सी वाले ने पैसे निकालते समय मेरे हाथों का कंपन देखा। पैसे निकालने में कितनी देर हो रही थी। इमारत के द्वार की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। लगा शोभन टैक्सी की आवाज पर आ गए होंगे। उसी तरह दोनों बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे। दरवाजे पर कोई नहीं था। एक गोरखा चौकीदार ऊँघ रहा था। तोरू को संभाल कर दूसरे हाथ से अटैची दरवाजे तक खींची। दरवाजा अभी वैसे ही सूना था। जब मैं बिल्कुल दरवाजे तक पहुंच गई तो ऊँघते गोरखे ने आंखें ऊपर उठाई। शोभन साहब का घर यही है? मैंने पूछा। कौन शोभान? गोरखे ने आश्चर्य से पूछा। शोभन साहब, वो जो... ओ, वो जो छठा माला, चौथा फ्लैट, ऊपर ऊपर। कहकर वह फिर ऊँघने लगा। ऊपर अकेले ही पहुंचना होगा, साथ तोरू है। अटैची कैसे ले जाऊं? बंबई के बारे में काफी सुनती रहती थी। अटैची छोड़ना उचित न लगा। धीरे धीरे एक बाह में तोरू को लटकाए अटैची घसीटती हुई सीढ़ियां चढ़ी। सीढ़ियों के बाद लंबा बरामदा था और उसी बरामदे में कहीं चौथे नंबर का फ्लैट था। अटैची अब यहाँ छोड़ दी। अधिक खोजना नहीं पड़ा। फ्लैट मिल गया था। थोड़ी देर द्वार के बाहर खड़ी रही। अब सोचती हूँ कि कितनी मूर्ख थी मैं। सोच रही थी जैसे द्वार अपने आप खुल जाएगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। खोलने वाला एक नौकर था। वही अजनबी निगाहें, वही अपरिचित के सवाल। मेरी बात सुनकर उसने लपक कर अटैची नहीं पकड़ी। एक ओर होकर अंदर आने को भी नहीं कहा। 2 क्षण जैसे पसोपेश में रहकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया। बिना किसी भाव परिवर्तन के उसने अटैची उठाकर अंदर एक किनारे रख दी और दीवान की ओर इशारा करते हुए बोला, बैठ जाइए, साहब कपड़े बदल रहे हैं। नीचे सड़क पर चुपचाप चले जा रहे राहगीर के सिरे पर 2 मंजिले के मकान की दीवार का हिस्सा टूटकर गिरते मैंने देखा नहीं। यह भी नहीं जानती कि उसका अनुभव कैसा होता होगा। हाँ, इस स्वागत में अगर सहसा चोट का कोई प्रभाव था तो वैसा ही वह भी होगा। एक क्षण के लिए मन में आया कि अभी उठ जाऊं और अटैची घसीटती हुई लौट जाऊं, लेकिन उठी नहीं। मीनल बीबी जी कहाँ है? मैंने नौकर से पूछा। वो कल हवाई जहाज से कलकत्ते लौट गई। मैं चुप रह गई। सोचा हो सकता है नौकर ने जाकर सिर्फ इतना कहा हो कि कोई महिला मिलने आई है और उन्होंने सोचा हो कि कोई छात्रा ही आ गई हो। कपड़े बदलने का बरसों पहले का एक दृश्य आंखों में नाच गया। शोभन यूनिवर्सिटी जा रहे थे। कमीज उन्होंने पहन ली थी और तौलिए के नीचे से पैंट खींचने की कोशिश कर रहे थे। जाने क्या सूझा था मुझे कि मैंने तौलिया खींच लिया था। एक क्षण के झटके के बाद शोभन ने दोबारा से अपने आप को ढकने के बजाय मुझे खींच लिया था। इस बार मुझे लगा जैसे तौलिया मेरे ही बदन से खींचा गया था। मौसम एकाएक हरारत से भर गया था और हम दोनों पसीने से नहा गए थे। कई बरस पहले की वह याद ठंडी हवा की तरह पलकों को छूकर चली गई। और शोभन आए। शोभन ही, सच, लेकिन उस एक क्षण में जो हुआ वह थोड़े से शब्दों में नहीं समा सकता। बच्चे कभी कोई कपड़ा उछालकर ऊंचे पर अटकी चीज उतारना चाहते हैं और सहसा पाते हैं कि उछाला गया कपड़ा खुद वहीं जाकर अटक गया। लगभग यही कुछ हुआ उस एक क्षण में। जाने कितने दिनों की बर्फ की परत तोड़कर मन उछला और उछाल लेकर वहीं जमा रह गया। शोभन आए। शोभन ने देखा और फिर मैंने पाया कि शोभन के चेहरे पर जो कुछ था वह ना देखती तो अच्छा था। वहां एक बहुत ठंडा निष्प्राण सवाल चिपका हुआ था। उस सवाल के शब्द कुछ भी हो सकते थे, यानी ठीक हो, या कब आई, या क्या आना बहुत जरूरी था।
इससे भी अधिक शब्दों की आवश्यकता होगी, बल्कि संभवतः एक समूचे ग्रंथ की आवश्यकता होगी उस एक क्षण की व्याख्या के लिए। मेरा मन ठहर गया, बल्कि भय से सिमट गया। एक क्षण देर ही मैंने नमस्कार किया। तोरू आश्चर्य से उनकी ओर देख रही थी। संभवतः उससे अधिक आश्चर्य से वे अपने आप को देख रहे होंगे। तोरू के चेहरे के सामने चुटकी बजाकर उसे बहलाने का छोटा सा नाटक करने के बाद शोभन ने नौकर को आवाज दी और बोले, इनके लिए तौलिया साबुन वगैरह बाथरूम में रख दो। तुम चले कहाँ जाते हो बार बार? स्वर की हल्की सी तिक्तता शायद मेरे लिए थी। परिस्थिति को एक बार नए सिरे से संभालने के लिए मैंने जल्दी में ही अपने को दोबारा समेटा। आपका स्वास्थ्य कैसा है? मुझे उत्तर देने में उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, लेकिन पूरी तरह से विरक्त भी नहीं हुए। बहुत अनमने और व्यस्तता भरे स्वर में बोले, ठीक हूँ, ऑफिस जल्दी जाना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। जिस तरह खींचकर उन्होंने जुराब चढ़ाई, उससे लगा जैसे वे अपने आप पर कोई परत चढ़ा रहे हों। तोरू आपको बहुत याद करती थी, रास्ते भर आपको पुकारती आई, मैंने फिर कहा। उत्तर की बजाय और अधिक व्यस्त होकर उन्होंने उसी तरह एक बार तोरू के सामने चुटकी बजाई और पहले से भी ज्यादा ऊंची आवाज में नौकर से बोले, मेरा नाश्ता लाओ। क्या कर रहे हो? मुझे लगा बर्फ को तोड़ना इतना आसान नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं ही। तोरू को मैंने नीचे बिठा दिया और एक नज़र कमरे पर डाली। अपनी फुलबगिया के ऊपर का नीला कमरा एक क्षण के लिए कौंध गया और लगा उसी एक क्षण में भयानक अपरिचय बिखेर गया। कहाँ थी वह गंध, कहाँ थी गाढ़े परिचय की वह गुनगुनी रोशनी? देखो, उसे जमीन पर क्यों बिठा दिया? ऊपर बिठाओ या अंदर? कहते कहते वे रुक गए। अंदर पलंग पर तोरू के बैठाए जाने का हुक्म वे पूरे अधिकार से दे सके, इस स्थिति में शायद नहीं थे। फिर भी मन बड़ा आश्वस्त हुआ। तोरू को अंदर नहीं ले गई, थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए गिर जाने का डर कम था। इसलिए उसे सोफे पर बिठा दिया और बाथरूम चली गई। बाथरूम जाना बहुत आवश्यक तो नहीं था, फिर भी लगा थोड़ी देर कम से कम पलायन के रूप में ही सही वहां आना आवश्यक था। कोई 10-1 मिनट लगे होंगे वहां। उस बीच बातचीत का एक और छोर मैंने खोज लिया। सोचा इस बीच शोभन को लिखे गए पत्रों के बारे में पूछूंगी कि वे मिले या नहीं, और इसके अतिरिक्त उनके साप्ताहिक के बारे में लेखकों की प्रतिक्रिया बताऊंगी। हाथ मुंह धोकर मन थोड़ा शांत हो गया था। बाहर आई। तोरू के आसपास सोफे पर कुछ रंग बिरंगे कागज और पत्रिकाएं बिखरी हुई थी। मन को बहुत अच्छा लगा। तोरू उनमें व्यस्त थी। उसे प्यार करके मैं अंदर गई। मेज पर एक प्लेट पे आधा खाकर छोड़ा नाश्ता और आधा कप पी चाय पड़ी थी। नौकर मेरे अंदर आते ही उसे समेटने लगा। मैंने अनायास पूछा, साहब चाय नहीं पियेंगे? उनको जल्दी जाना था ना बीबी जी। उसने बहुत ठंडे लहजे में कहा और बर्तन समेटता रहा। जाना था? क्या मतलब, चले गए? मैंने अचकचा कर पूछा। जी, बोल गए हैं लंच दफ्तर में करेंगे। आपके लिए क्या बनाऊं बीबी जी? नौकर ने किचन की ओर लौटते हुए पूछा। मुझे लगा वह कहीं दूर से बोल रहा है या फिर मेरे कान बंद हो गए हैं। बहुत कठिनाई से ही मैं कह सकी, कुछ नहीं। आपने तो जी नाश्ता भी नहीं किया अभी। उसने कहा, लेकिन अब और सुनने की स्थिति में मैं नहीं थी। सुनाई दे भी नहीं सकता था। तोरू अभी उन कागजों से खेल रही थी। अगर उस समय कुछ सुनाई दे रहा था तो वह था नीचे सड़क का शोर, बेतरह शोर, लगातार बढ़ता जाता शोर। वह शोर कानों में कभी कभी आज भी बजता है। समुद्र के ज्वार की तरह उमड़ते उस शोर में मैं थी वहां अकेली, असहाय, किसी भी क्षण दो पैरों के नीचे से धरती खींच लिए जाने की प्रतीक्षा करती हुई। खिड़की के नीचे कितनी दूर होगी सड़क? अगर इस खिड़की से कूद जाऊं तो क्या यह शोर एक क्षण के लिए थमेगा? इसके बाद सारा दिन सफर से टूटे शरीर को मैं उस खिड़की से दूर अलग खींचती रही। क्या होगा तोरू का अगर मैं... नौकर 2 बार तोरू के लिए दूध ले आया था। बहुत आग्रह के बाद भी मैं दोपहर को कुछ खा नहीं सकी थी। शाम के करीब 1 कप चाय भर पीकर बैठी रही। नौकर तोरू को लेकर नीचे चला गया। उस अकेलेपन के एक दिन को किस तरह नाप सकी, यह स्वयं आश्चर्यजनक है। शाम को भी नहीं, रात को आए शोभन। नौकर शायद उन्हें नीचे ही मिल गया था। वह उनकी फाइलें ला रहा था। शोभन जिस तरह अंदर आए उससे एकाएक में भयभीत हो उठी। पहले तेजी से अंदर आए। अंदर शायद उन्होंने बोले जाने वाले संवादों को दोबारा तौला। उसके बाद इस कमरे के दरवाजे तक आकर तीखी आवाज में बोले, आखिर यह क्या तरीका है? यहाँ भी नाटक शुरू हो गया? मैं हिचकचा कर उठ पड़ी। उनका चेहरा देखती रह गई। लगा वे अभी किसी न किसी को जमीन पर पटक देंगे। आवाज और नीचे करके बोले, आखिर यह खाना ना खाने का तमाशा क्यों खड़ा किया गया? पूछता हूँ, क्यों खड़ा किया गया? उत्तर चाह कर भी क्या देती? फिर उत्तर पाने के लिए वह सब कुछ कहाँ ही कहाँ जा रहा था। मेरे अनचाहे मौन ने उन्हें बुरी तरह क्षुब्ध कर दिया था।
आखिर बोलती क्यों नहीं हो कि आते ही यह नाटक क्यों खड़ा किया गया? बहुत प्रयत्न के बाद मैंने कांपते हुए शब्दों में कहा, मैं इतनी दूर से आई और यहाँ आपसे एक शब्द भी प्यार का सुना होता तो। ओहो, वो तीखे होकर बोले। और मैं डायलॉग बोलता। तुम्हारे दिमाग तो सही है, मेरी व्यस्तता का कुछ भी अंदाजा है? मेरी उलझनों की कोई कीमत है? तुम्हारा मतलब मैं सारा काम छोड़ दूं? और तोरू अचानक ही रो पड़ी, जाने क्यों। संभवतः वह इस विवाद में हस्तक्षेप करना चाहती थी। मैं उसकी ओर घूमी और उसी क्षण शोभन भी जाने क्या क्या बोलते हुए दूसरे कमरे में चले गए। घर में फिर वही निर्मम सन्नाटा और नीचे सड़क पर रौंदता हुआ शोर बाकी बच गया। बीच में फोन की घंटी बजी। फोन शोभन ने ही उठाया होगा। कुछ देर में बोले जाने वाले शब्दों ने स्वयं ही मुझे पकड़ लिया। वे किसी से कह रहे थे। हाँ, कुंतल आई है। यस, तोरू भी है। जरूर मिलवाऊंगा, दोनों से मिलवाऊंगा। कुंतल अभी तो थकी है, इसलिए लंच मत रखो, मैं खुद कांटेक्ट कर लूंगा। शब्द सुने, अपने बारे में अंदर से बोले गए शब्द। लेकिन नहीं, अब और अपने आप को छल नहीं सकती। ये शब्द मुझे और धोखा नहीं दे सकते। समझ गई थी कि अंदर घोंट घोंट कर मारी जाने वाली कुंतल को बाहर प्रिया के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा था। शब्द और अधिक छल नहीं सकेंगे। मैंने निश्चय किया। मन में फिर वही जलन पैदा हो गई थी, वही जो एक बार भड़कती थी तो लपटों में अंग अंग समेट लेती थी। कैसे बीतेंगे और दिन। रात रात की ध्वनियों की अपनी अलग अलग पहचान होती है, चाहे किसी भी जगह की रात हो। और ऐसा व्यक्ति रात की ध्वनियों को कितने गाढ़ेपन से पहचानता है, जिसके जीवन की कुल जमा पूंजी अब केवल कुछ रातों का अनुभव ही रह गया हो। रात बढ़ रही थी और रात की ध्वनियां निकट आती जा रही थी। सड़क का शोर अब उतना उलझा हुआ न होकर स्पष्ट और भारी हो गया था और सड़क के उस पार किनारे पर अपने आप को पटकते हुए समुद्र की उसास बार बार कमरे में झांक जाती थी। शोभन की कोई आवाज अब सुनाई नहीं दे रही थी। इसी एक परिस्थिति का सामना करने में मन कांप रहा था। बहुत देर तक अपने आप को उकसाकर मैं उठी। तोरू को शॉल ओढ़ा दी थी। बहुत धीरे से शोभन के कमरे की ओर बढ़ी। शोभन कमरे के दूसरे कोने पर एक चमकदार डेस्क पर लैंप की रोशनी में कुछ पढ़ रहे थे। वे पढ़ते रहे। मैंने धीरे से कहा, आप सोएंगे नहीं? शोभन कुछ नहीं बोले। मैंने दोबारा वही प्रश्न पूछा। 2 पल रुककर उन्होंने किताब किंचित खींच से बंद की और बोले, तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है, मुझे काम करने दो। तुम्हारा बिस्तर? बस, अब इससे अधिक नहीं। लेकिन उपाय? राह? खिड़की के नीचे एक छलांग। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगता है। मैं वह अभियुक्त हूं जिसके अदालत में पहुंचने से पहले ही सजा सुना दी गई। सजा? एकांत कारावास। कारावास में केवल वह खिड़की है जो अपनी लगती है और कुछ भी तो नहीं। लेकिन कितना भयावह है वह अपनापन। सारे दिन मैं उस रौंदने वाले सन्नाटे में कभी कभी इशारे से वह खिड़की बुलाने लगती है और फुसफुसाकर पूछती है, तुम्हें रास्ता मिला? नहीं, मैं घबरा कर कहती हूँ, नीचे देखो, रास्ता है या फिर उस समुद्र को देखो। कितनी शीतल समाधि होती है समुद्र। और खिड़की रहस्यपूर्ण हंसी हंसती है। समाधि? यह घर क्या सचमुच समाधि है? एक मकबरा जिसमें मेरे सामने मेरी ही कब्र है, सीलन भरी, कठोर, ठंडी। दरवाजे पर जो घंटी लगी हुई है उसे ठीक ठीक घंटी कहना सही नहीं होगा। विचित्र आवाज होती है, जैसे किसी ने कोई चीज़ बलपूर्वक चीर दी हो। कम ही बजती है, किंतु बजती है तो बहुत कष्टदायक लगती है। सोचती हूँ उसकी यह ध्वनि ठीक ही है। जब जब वह बजी मेरे अंदर कुछ न कुछ चीर गई। वह बजी, दरवाज़ा खोला, अखबार वाला है। विचित्र दृष्टि से मुझे देखकर पूछेगा, मेम साहब नहीं है? फिर चला जाएगा। दूध वाला, सब्जी वाला, मक्खन, डबल रोटी वाला। मेम साहब नहीं है? नहीं, मेरे कहते ना कहते लौट जाएंगे सब। जैसे मेरा वहाँ होना निरर्थक है। मीनल के अलावा यहाँ और किसी की कोई पहचान नहीं। वही तकलीफ देने वाली घंटी बजती है। तार वाला आया है, तार है। दस्तखत करके ले तो लिया, लेकिन खोलने की हिम्मत नहीं होती। शोभन नाराज ना हो। फिर वही खिड़की की चुपचाप मुझे बुलाने की आवाज़। रात को शोभन लौटे तो सबसे पहले तार पर ही उनकी नज़र पड़ी। खोला, पढ़ा। पढ़कर थोड़ी देर चुप। नौकर ने कॉफ़ी रख दी थी, वह भी ज्यों की त्यों पड़ी रही। उठकर टहलने लगे। फिर जैसे कुछ याद आया, कहीं फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलने पर पूछा, कलकत्ते के लिए अर्लीस्ट फ्लाइट कितने बजे है? यस यस, एक सीट। हाँ, राइट। फ्लाइट? कलकत्ता? 1 सीट? चित्र एक क्षण में पूरा हो गया। तार में क्या लिखा होगा यह समझना कठिन नहीं था। फ़ोन रखकर थोड़ी देर टहलते रहे, फिर बोले,
देखो, तोरू का ध्यान रखना, मीनल की तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ, ऑफिस से फोन आए तो कहना, कलकत्ते के बारे में मत बताना। कहना, कुछ भी कह देना, कलकत्ते के बारे में मत बताना। लगा वे बेहद उतावले हो उठे हैं। नौकर से अटैची निकलवाई और कपड़े रखने लगे। आप आराम करिए, कपड़े मैं रख देती हूँ, मैंने कहा। आश्चर्य कि शोभन ने वही किया जो मैंने सोचा था। कपड़े छोड़कर अलग हट गए। मन में आया कह दूं कि अब तो तुम बदलोगे ही शोभन, मेरे प्रति मृदु भी होगे, क्योंकि इस छोटे से झूठ को खड़ा करने के लिए मेरी आवश्यकता जो है। उसके बाद की सुबह ने एक क्षण के लिए मुझे फिर धोखा दिया, इतना स्वीकार कर सकती हूँ। तोरू को गोद में उठाया, प्यार किया, उसे और दिनों के विपरीत मेरी बाहों में पकड़ा दिया, मेरी आंखों में देखा और एक हाथ मेरे कंधे पर रखकर बोले, अपना ध्यान रखना, समय से खा लिया करना। और हाँ, ऑफिस से अगर कोई मिलने आए तो तुम समझती ही हो। शोभन गए। खिड़की मुझे फिर बुलाती है। अब उससे इतना डर नहीं लगता। खिड़की के बाहर वही शोर भरी सड़क है और बेहद बेचैन समुद्र। समुद्र के ऊपर नीले आसमान पर फिसलते हुए बादलों के कुछ टुकड़े। शोभन गए। मैं हवाई जहाज पर कभी नहीं चढ़ी। सुना है जहाज जाता है तो रास्ते में बादल मिलते हैं। क्या वही है मेघदूत, कालिदास के यक्ष के संदेश वाहक? मुझे याद आता है विवाह के तुरंत बाद का दिन। उस फुलबगिया में उस दिन मैं अकेली थी। शोभन दूसरे शहर गए थे किसी प्रकाशक के बुलावे पर। जाते ही वहां से उन्होंने अपनी किताब की पहली प्रति भेजी थी मुझे। प्रति के पहले पृष्ठ पर सजाए हुए अक्षरों में उन्होंने लिखा था, संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोत्प्रियायै संदेशं मे हर धन प्रति क्रोध विश्लेषितस्य। ओ मेघ, कुबेर की अप्रसन्नता से दुखी इस यक्ष की सहायता केवल तुम ही तो कर सकते हो। आज अगर वह प्रति यहाँ होती तो मैं उस पर लिख देती। अधिक्षामां विरहशयने सन्निशनैकपाश्चर्वा प्राचीमूले तनूमिव कला मात्र शेषांग हेमांशो। वह प्रिया अपने शयन कक्ष में प्रिय के विरह में रो रो कर कला मात्र शेष चंद्रमा की तरह क्षीण हो चुकी है। किंतु यह भी लिखने का अधिकार क्या मेरे पास है? हवाई जहाज के पास उड़ते हुए मेघ क्या मेरा एक प्रश्न वहां शोभन को दे सकेंगे? कहाँ है प्रिया का वह शयन कक्ष? कहाँ है वह एक पहचान जिसे लेकर प्रिया रो तो सकती थी? शोभन की प्रिया क्षीण होती रही, पीली पड़ती रही, पर रोई नहीं। रोने से होता भी क्या? यह समूचा सागर आंखों में उतार कर भी क्या व्यथा हल्की हो सकती थी? 2 दिन बाद शोभन वापस आ गए। वही जिन्होंने जाते जाते कहा था अपना ख्याल रखना। दरवाजे की उस कर्कश घंटी के साथ जिस हंसी की आवाज़ सुनाई पड़ी थी, वह मेरे अगले दिनों की सही सही पूर्व सूचना थी। मीनल हंसती हुई बाथरूम चली गई और शोभन इस तरह सवाल करने लगे जैसे वहां मैं कुंतल नहीं, उनके ऑफिस की कोई क्लर्क हो। ऑफिस से कोई आया था क्या? नहीं, मैंने कहा। कोई फोन? हाँ, पूछा था। तुमने क्या कहा? वही जो आपने कहा था। कोई कागज फाइलें? चपरासी लाया था। इससे अधिक और कुछ भी नहीं पूछा गया। मीनल अभी बाथरूम में थी। शोभन एक क्षण दूसरे कमरे की ओर देखा और खुद भी बाथरूम चले गए। शायद हाथ धोने। हाँ, हाथ ही धोने। बड़ी सफाई से वे अब रिश्ते से हाथ धो रहे थे। बाथरूम से खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आने लगी, आती रही। फ़ोन की घंटी बजी, थोड़ी देर बजती रही। मैं असमंजस में खड़ी रही, फ़ोन उठाऊं ना उठाऊं। बाथरूम की हंसी में व्यवधान हुआ। शोभन ने बाहर आकर फ़ोन उठा लिया, बोले, हाँ, बस अभी पहुंच रहा हूँ, अभी अभी आया हूँ। फ़ोन रखकर उन्होंने जैसे शून्य को सुनाया। मैं 15 मिनट में ऑफिस जा रहा हूँ। मीनल से पूछ लेना वह क्या खाएगी, नौकर की मदद कर देना। शब्द अगर पत्थर होते हों तो वे ऐसे ही होते होंगे और इसी तरह चोट पहुंचाते होंगे। मीनल बाथरूम से बाहर आ गई। फिर वही हंसी, फिर वही छेड़छाड़, और यह सब कुछ ऐसे जैसे वहां कुंतल शोभन की पत्नी नहीं, केवल एक निराकार शून्य हो। खिड़की के शोर और समुद्र की गरज के साथ एक तीसरी आवाज भी मिल गई थी, मीनल और शोभन की हंसी। ऑफिस जाते जाते वे मीनल से बोले, दिन में खूब आराम कर लेना, शाम को घूमने चलेंगे। क्यों, दिन में आराम क्यों करना? मीनल ने बेशर्म शरारत से पूछा। क्योंकि रात में फिर आराम का मौका नहीं मिलेगा। यही सुनना चाहती थी ना? शोभन ने उसके गाल मसलते हुए कहा। फिर वही हंसी। शोभन चले गए। मीनल खिड़की से बाहर उन्हें देर तक देखती रही। लगभग 2 घंटे इस विदा के बाद के विचित्र थे। मीनल ने मेरी ओर देखा, मैंने भी देखा। उसने भी कुछ कहना चाहा, मैंने भी। फिर वह भी रुक गई, मैं भी रुक गई। मुझे लगा यह अवसर है, कुछ बातें की जा सकती हैं साफ साफ। मन इतना आंदोलित था कि बिना बोले ही जाने कौन कौन से संवाद तैयार करती रही।
बातें कही फिर भी नहीं जा सकी। इस बीच तोरू जाग गई, जागकर रोने लगी। मैं कुछ देर जड़ बैठी रह गई। हाथ रोक कर मीनल ने पूछा, तोरू भी आई है ना? मुझे सूत्र मिल गया। मैंने अपने तीखेपन को वश में करते हुए कहा, शोभन से इतनी बातें हुई, उन्होंने बताया नहीं? हम लोगों को इतनी बातें करनी थी कि इसका जिक्र होने का अवसर ही नहीं आया, मीनल ने कहा। अगली बात मैं ऐसी खोजने लगी जो कहीं मेरे प्रतिशोध से जुड़े, लेकिन मीनल अचानक विचित्र ढंग से नाक चढ़ाकर बोली, ओहो, ये गंदगी अभी पड़ी है, धत तेरे की। उसने खाली अटैची जमीन पर उलट दी। मैं तोरू को गोद में उठा लाई थी। अचानक जमीन पर उलट दी गई उस गंदगी पर मेरी नजर पड़ी। प्रयोग में लाए गए गर्भ निरोधक। वो कागज उठाना, उसने कहा। कागज उसने खुद ही उठा लिया। कागज में उस गंदगी को खुद ही लपेटते हुए नाटकीय रोमान के साथ जैसे अपने आप से उसने कहा, कुछ गंदगियां सुंदरतम चीजों से भी ज्यादा प्रिय होती हैं। क्यों कुंतल? बर्दाश्त से बाहर होने पर भी कुछ विशेषताएं किसी को जड़ बना देती हैं। एक पर एक मुझे लग रहा था वे बातें मेरे और शोभन के रिश्ते के ताबूत पर किलों की तरह जड़ती जा रही थी। सर भन्ना रहा था, शरीर जैसे बुखार से तप उठा था। तोरू गोद में होकर भी जैसे वहां नहीं थी। अपनी तमाम घृणा और अपने निरंतर अपमान से उपजी जिज्ञासा को समेटकर मैंने तीखे स्वर में कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब लगता है वे शब्द कितने नपुंसक थे, फिर भी उन्होंने अपना काम तो कर ही दिया। उन्हीं थोड़े से शब्दों ने जैसे मेरा सारा क्षोभ उठाकर मीनल के ऊपर पटक दिया। मीनल सन्नाटे में आ गई। उलटकर जवाब देने की हिम्मत उसे नहीं हुई। मेरा मन यह समझकर और अधिक अधीर हो उठा, आगे वह कुछ बोले और मैं अब बस सब कुछ कह डालूं, इसकी तत्परता मुझे कपाए दे रही थी। लेकिन वह कुछ बोली नहीं, वहां से हट गई। मेरे साथ बच रही अबोध तोरू, मेरी कुंठा और सड़क से समुद्र तक फैला शोर। रात वे घूमने गए। तोरू भी उनके लिए बाधा ही थी, इसलिए तोरू को भी घर पर ही छोड़ गए। जाने क्यों इस एकांत से मैं पहली बार आतंकित हुई। लगा कोई न कोई अनहोनी होगी। काफी रात गए तक उस अनहोनी के लिए अपने आप को तैयार करती रही। मीनल के दिन की पराजय थोड़ा सा सहारा दे रही थी। मन में मैंने निश्चय कर लिया था, जो भी हो भीरुता से बाहर आना होगा। अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। रात घंटी बजी। अनुमान था शोभन और मीनल होंगे। बाहर हंसी सुन पड़ी थी, फिर भी विश्वास था। नौकर शायद सोने की तैयारी में रहा होगा। तीसरी बार घंटी बजने पर दरवाजा मैंने ही खोला। शोभन थे, मीनल भी, दोनों चुप। 2 क्षण तक वे वहीं उसी तरह खड़े रहे। मैं दरवाजे से अलग हट आई। वे अंदर आए और दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया। अभी मैं पीछे घूमी ही थी कि किसी हाथ ने मेरे बाल पीछे से पकड़कर खींचे। मेरे घूमते न घूमते शोभन ने शायद घूंसे से चोट की। शब्दों ही से तैयार थी मैं, और अब लगा कि वह अनजानी आशंका क्या थी। उसके बाद संभलने का अवसर नहीं मिला। झटके से बलपूर्वक जमीन पर पटकी जाने के बाद कमर और पसलियों के पास जूते की नोक की भरपूर ठोकर और उठाकर दोबारा जमीन पर पटक दिया जाना। उन थोड़े से क्षणों में एक असहाय चीख भी गले में ही सूख गई थी। शोभन क्षुब्ध थे, केवल इस बात पर कि मैंने मीनल को गालियां दी थी। वे थोड़े से शब्द उन दोनों की तफरीफ के क्षणों में गालियां बन चुके थे और सफाई या प्रतिवाद का अवसर तो वहां था ही नहीं। रात कितनी हो गई थी पता नहीं। तोरू के कारण तोरू जाग न जाए और जाकर उनको परेशान न करे, इसलिए मुझे एक बिस्तर पर धकेल दिया गया था। कमरे में इतना अंधेरा तो नहीं ही था। आश्चर्य होता है तब सहसा मर जाना क्यों न हुआ था। बाहर समुद्र का उफान है। खिड़की उसी तरह फुसफुसा कर कहती है, कुंतल खामोश रहना, दर्द की कराह भी न हो, खामोश रहना। साथ के पलंग पर मीनल है और शोभन। जाने कैसे फुलबगिया वाला शोभन अपनी केंचुए उतार कर रह जाता है मात्र पशु, बल्कि पशु युगल। गरजते हुए सागर की आवाज में उनकी नग्नता 2 मदांत पशुओं की तरह फूट पड़ती है। उठना होगा। शोभन वहां कहाँ है? अशोभन ही है जो कुछ है। मैं कराह कर उठी और झटके से दरवाजे की ओर बढ़ी कि कम से कम दूसरे कमरे में चली जाऊं। शोभन थम गए। लपक कर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और दोबारा पलंग पर पटक दिया। क्या नाटक करती है? दुनिया में कोहराम मचाएगी? दुनिया को दिखाएगी? नहीं, दुनिया को अब दिखा भी क्या सकती हूँ। दिखाने के लायक रहा ही क्या था। वह जिसने मुझे एक झलक देखने के लिए तपती धूप में दिन गुजारा था, खड़े खड़े मात्र वही शोभन था मेरे पास, जिसे मैं दुनिया को दिखा सकती थी। अब इस अशोभन को कहाँ ले जाऊं, किसे दिखाऊं? विचित्र स्थिति थी। अपमान और प्रताड़ना सह रही थी मैं, और रूठ रही थी मीनल। घंटों रूठना और फिर शोभन द्वारा मनाया जाना। लगता था जैसे वहां एक सस्ता नाटक खेला जाने लगा हो। मीनल इसी तरह उस सुबह से रूठी हुई थी। शोभन उठ गए थे, मीनल को उठा उठाकर हार गए थे, मगर मीनल चुपचाप पड़ी हुई थी, सो नहीं रही थी। हार कर शोभन तैयार हुए। नाश्ते की मेज पर ले जाने के लिए एक बार फिर उसी तरह मुनहार करते रहे। मीनल नहीं उठी।
शोभन एक कप चाय खुद लाई। मीनल फिर भी नहीं मानी। बहुत इसरार के बाद बोली, कुंतल को पिला दो, मुझे नहीं पीनी। शोभन फिर भी जिद करते रहे। कुछ कस्में भी खाई थी। नाटकीय ढंग से रूठी हुई मीनल ने और अधिक नाटकीय होकर जो कहा वह मैंने भी सुना। वह अपनी हैसियत के लिए रूठी हुई थी। वह कह रही थी कि उसने शोभन के लिए जीवन दे दिया, पर मिला क्या? वह पत्नी तो का एक छोटा सा पद भी तो नहीं पा सकी। तोरू रो पड़ी, जाने किस बात पर। संभव है कि यह तोरू का शैशव सुलभ प्रतिवाद रहा हो। तोरू जोर से रोई। मीनल और शोभन के नाटक के संवाद बंद हो गए या रोने की आवाज में डूब गए। कितना अच्छा लगा उस समय इसका इस तरह रो पड़ना। मैंने चाहा यह रोना कम से कम थोड़ी देर और ना रुके। सहसा आंधी जैसे वेग से मीनल के कमरे से निकलती शोभन की आकृति दिखी। क्षण भर में उनके चेहरे का रौद्र भी दिखाई दे गया। अनायास मेरे हाथ अपने बचाव में ऊपर उठे, लेकिन आक्रमण के वेग के सामने वह हथेलियों की ढाल बहुत छीन, बहुत छोटी थी। तोरू सहम कर एकदम चुप हो गई। पशु और आदमी के बीच एक अंतर है। आदमी के हाथ होते हैं और पशु के हाथ पैर में अंतर नहीं होता। आदमी के हाथ और पैरों में अंतर होता है। शोभन के उस आक्रमण में वह अंतर मिट गया था। मेघदूत की पंक्तियों का गायन करने वाले, बड़े बड़े सम्मेलनों में साहित्य की ध्वजा लेकर खड़े होने वाले उस बुद्धिजीवी के हाथों और पैरों का अंतर मिट गया था। मेरी आंखों के आगे सहसा अंधेरे का पर्दा खिंच गया था, क्योंकि लात और घूंसों के आघात के साथ मेरा सिर बलात् फर्श पर टकरा दिया गया था। वे मारने के साथ साथ विक्षिप्त स्वर में चीखते भी जा रहे थे। उसे चुप नहीं करा सकती थी? जीना हराम कर दिया है, जान लेकर छोड़ूंगा। पहली बार एक मृत्यु भय भी मुझ में उभरा था उस क्षण। मुझे लगा अशोभन सचमुच विक्षिप्त हो गए हैं और शायद मेरी जान लेकर ही छोड़ेंगे। ठीक उसी क्षण दरवाजे की घंटी बजी। शोभन थोड़ा सा रुके। उनके शब्द अब केवल गालियों में बदल गए थे। मेरे पिता, मेरी माँ और मेरे कुल को दाग लगाने वाली भद्दी गालियाँ। घंटी दोबारा बजी। शोभन चौंक कर अलग हो गए। उसी आवेश में वे कमरा लांघ कर द्वार तक गए। वहां जो भी हुआ हो, उल्टे पांव वापस आए। कमरे के बाहर की ओर वाला द्वार भिड़ाया। मीनल से बोले, मिनल, तोरू को चुप कराओ। मेरे निकट आकर उन्होंने झटके से मेरा चेहरा अपनी ओर किया। चेहरा रक्त से भीग गया था। घबराए स्वर में बोले, मुझे माफ कर दो कुंतल, मैं पागल हो गया था। प्लीज कुंतल, देखो अब मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे पिताजी आए हैं, उन्हें मालूम न हो यहाँ क्या हुआ है। बस जल्दी से बाथरूम जाओ और हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो। उनकी आशंका सही थी। मेरे ना उठने पर उन्होंने सहारा देकर उठाया और बाथरूम में पहुंचा दिया। मीनल तौलिए से जल्दी जल्दी फर्श पर गिरा हुआ खून साफ करने लगी थी। मैंने सुना शोभन कह रहे थे, ओह, आपकी बेटी फिसल कर गिर पड़ी, चोट आ गई, उसी से मैं परेशान हो गया था। उन खोखले शब्दों के बाद एक क्षण का विराम देकर पिताजी का भारी और आर्द्र स्वर सुन पड़ा। शोभन जी, आप इतनी ऊंची आवाज में बोल रहे थे कि काफी कुछ मैंने बाहर से ही सुन लिया था। और अब अच्छा हो कि मुझे इसे ले ही जाने दीजिए। आगे के शब्द अधिक भीग कर सुनाई नहीं दिए। बाथरूम के आईने में मैं अपना चेहरा देखकर रो पड़ी, रोती रही। थोड़ी देर बाद मुझे भी वहां ले आया गया। गिर पड़ने के झूठ की अब कोई आवश्यकता नहीं थी। जो कुछ था बेशर्मी से खुला पड़ा था। पिताजी मुझे देखकर फिर से रो पड़े थे। जाने कैसे और क्यों मैंने हट पकड़ लिया था कि जो भी हो शोभन जैसे रखें, पर मैं जाऊंगी नहीं, यहीं रहूंगी। इन्हें जिंदा रखना है तो रखें, मारना है तो जान ले लें।